हाय फ्रेंड, अगर आप स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो 12th मई को एक न्यूज़ आया था कि वेदांता का शेयर डीलिस्ट होने वाला है और 18th मई को बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया था कि वो शेयर डीलिस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीलिस्टिंग क्या होता है और अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर हो तो ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा। अगर आपने आईपीओ का प्रोसेस देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो कोई एक कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। तो डीलिस्टिंग में इसका प्रॉपरली उल्टा होता है। जो कंपनी पहले लिस्टेड थी अब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं रहेगी। तो इसके अंदर डीलिस्टिंग के दो टाइप होंगे, एक कंपलसरी डीलिस्टिंग होता है और एक वॉलेंट्री डीलिस्टिंग होता है। अगर हम वॉलेंट्री डीलिस्टिंग को देखेंगे तो तीन टाइप की वॉलेंट्री डीलिस्टिंग हो सकती है। या तो वो कोई एक एक्सचेंज से अपना स्टॉक डीलिस्ट करे। जैसे अगर हम रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस बीएसई में भी है और एनएसई में भी है। अगर वो बीएसई से अपना शेयर डीलिस्ट करता है और एनएसई में अभी भी रहेगा तो इसमें कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी हम इन्वेस्टर को नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी वो एनएसई से अपने शेयर्स बेच सकता है। और अगर हम सेकेंड केस अगर हम देखेंगे जिसके अंदर वो सारे स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर डीलिस्ट कर देता है, तो इसके अंदर हम उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं। और तीसरा केसेस होता है जो स्मॉल, अगर कोई फॉर्म होता है वो अपना शेयर डीलिस्ट करवा रहा है तो इसका एक थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। इसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं होता और इसमें भी कंपनी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी रहती है इन्वेस्टर को। तो आज हम खाली वॉलेंट्री डीलिस्टिंग देखेंगे जो सारे एक्सचेंज से हो रही है। आईपीओ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। हम वेदांता के डीलिस्टिंग को देखते हैं तो ये एक वॉलेंट्री डीलिस्टिंग है। और इसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम पहले सबसे पहले पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है। अगर हम लोग डीलिस्टिंग के प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का एक बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में रहना है कि बाहर निकल जाना है। कंपनी को अपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में फ्लोर प्राइस डिसाइड करके बताना होता है। तो जो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक होते हैं उनका फ्लोर प्राइस 26 वीक के हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का एवरेज लेते हैं या फिर 2 वीक के लो और हाई का एवरेज लेते हैं। और इसमें जो भी एवरेज वैल्यू सबसे हाई होती है वो आपका फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है। एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपनी के 5% जो लिस्टेड इक्विटी के जो शेयर है अगर वो 6 महीने में ट्रेड हुए हैं तो हम लोग उसको एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद वो क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज को एक इंटीमेशन देंगे कि उनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि उन्हें डीलिस्टिंग करना है। तो ये पूरी इंटीमेशन में कैसा होता है कि जो कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज को एक आइडिया दे देती है कि वो डीलिस्ट होने वाली है। उसके बाद उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रहता है शेयर होल्डर से। तो उसमें क्या होता है, ये दो टाइप से होती है, एक तो आपका ई वोटिंग होता है या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो शेयर होल्डर रहते हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो डीलिस्टिंग के फेवर में है। तो अगर टू टाइम वोट होता है वो फेवर में होगा तभी ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। अगर इसी समय बहुत सारे शेयर होल्डर अगर अगेंस्ट में वोट करते हैं तो ये डीलिस्टिंग का प्रोसेस इधर ही खत्म हो जाएगा। अगर आप पूरी डीलिस्टिंग का प्रोसेस देखेंगे तो शेयर होल्डर इसमें दो टाइम पार्ट लेता है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन के समय और एक बुक बिल्डिंग के समय। तो जो बुक बिल्डिंग होता है मैं आगे जाके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। होता है ना उसमें जो प्रमोटर्स होता है उनके अलावा जो भी शेयर होल्डर रहते हैं, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स रहते हैं उनसे ये पूरा अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी को एक प्रिंसिपल अप्रूवल लेना रहता है। तो इसके अंदर ना कंपनी को दो चीज़ करनी रहती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी रहती है और दूसरा एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो इसमें जो भी प्रमोटर्स होते हैं उसने 6 महीने में कोई भी शेयर्स बेचे नहीं होने चाहिए। और वो ऑडिट रिपोर्ट में जो भी पहले शेयर्स बेचे होंगे उसके पूरे डिटेल्स होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रिंसिपल अप्रूवल देने से पहले ये देखती है कि कंपनी के ऊपर कोई केस पेंडिंग है कि नहीं, उन्होंने जो लिस्टिंग फ़ी है वो प्रॉपरली पे की है कि नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक रिलेटेड मैटर्स वो देखती है। अगर पूरा सब कुछ प्रॉपर हो तो 5 दिन के अंदर वो उनको अप्रूवल दे देती है। इसके बाद ना कंपनी को मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना रहता है और पूरे प्रोसेस को मर्चेंट बैंकर ही हैंडल करता है। तो मर्चेंट बैंकर के जो दो मेन काम होते हैं उसमें से पहला है कि उन्हें फ्लोर प्राइस को डिसाइड करना है और दूसरा जो बुक बिल्डिंग होती है वो पूरे प्रोसेस को हैंडल करना है।
कंपनी का फ्लोर प्राइस और ऑफर प्राइस होता है वो एससी/एसटी के जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है। मर्चेंट बैंकर होता है, ये इसके बाद एक एस्क्रो अकाउंट खुलाता है। एस्क्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है। तो इसके अंदर जो कंपनी होती है वो क्या करती है, जितने जो भी फ्लोर प्राइस होता है इनटू जो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास जितनी भी इक्विटी होती है, उतने पैसे ये इस बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। तो या तो ये कैश इतना पैसा कैश में जमा कर दे, या फिर एक बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दे मर्चेंट बैंकर के फेवर में। तो जो हमारा एस्क्रो अकाउंट है वो खुल गया। इसके बाद जब भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल मिल जाता है, उसी के एक दिन के अंदर जो कंपनी होती है उनको पब्लिक अनाउंसमेंट करना रहता है 3 न्यूज़पेपर के अंदर। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, एक हिंदी न्यूज़पेपर हो और एक रीजनल न्यूज़पेपर होता है जहाँ स्टॉक एक्सचेंज होती है उस जगह के रीजन का। ठीक है, तो इस जो पब्लिक इंफॉर्मेशन में अराउंड 18 टू 19 पॉइंट होते हैं पूरे डीलिस्टिंग के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, कि इसका क्या प्राइस होगा, क्या फ्लोर प्राइस है, क्या इसके कौन इसका मर्चेंट बैंकर है, और कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, कैसे ये प्राइस डिसाइड हुआ है। तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे ही कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट करती है उसके 30 दिन के बाद कंपनी को आइडेंटिफाई करना रहता है कि उनको किन लोगों को लेटर ऑफ ऑफर देना होता है। और पब्लिक अनाउंसमेंट के 45 डेज के अंदर अंदर जो भी शेयर होल्डर को आइडेंटिफाई कर लेती है कंपनी, उनको लेटर ऑफ ऑफर प्रोवाइड करना रहता है। ऑफर ऑफ लेटर देने के बाद बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो पब्लिक अनाउंसमेंट के 55 डेज के अंदर होती है। और ये पूरा जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज के लिए होता है। इसके अंदर ऑफर प्राइस डिसाइड होता है। कोई भी कंपनी को डीलिस्ट होना है तो उनको अराउंड 90% स्टॉक्स प्रमोटर्स होल्डिंग के होने चाहिए। तो अगर हम लोग ऑफर प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो ये जो ऑफर प्राइस होता है एक पूरे बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से रन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरे ऑफर प्राइस को बताता हूँ। तो एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इनके पास 100 स्टॉक्स है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि 50 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, और जो बाकी के 50 शेयर्स है वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास है, जिसमें आपके एफआईआई भी आ जाते हैं, डीआईआई भी आ जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो गए। जो प्रमोटर्स है उनको और 40 शेयर्स चाहिए डीलिस्टिंग के लिए। तो ये क्या करेंगी, एक बुक बिल्डिंग के प्रोसेस को रन करेगी। तो जो बाकी के जो 50% के जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है उनको बिड करना रहता है। तो ये जो बिड होता है ये फ्लोर प्राइस के ऊपर होता है, और आप कोई भी वैल्यू इसके बिडिंग में आप डाल सकते हो। जो फ्लोर वैल्यू है वो हमने 10 डिसाइड किया है सपोज। तो जो आपके जो नए जो शेयर होल्डर्स हैं, जो 40% जो चाहिए कंपनी को, उसमें कुछ जो DII थे उन्होंने 20 रुपीज़ डिसाइड किया। 20 DII ने 20 रुपीज़ डिसाइड किया, और 10 FII ने सपोज बाकी के 30 रुपीज़ डिसाइड किया, और कुछ और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अराउंड 40 रुपीज़ डिसाइड किए, और आपने सपोज 50 रुपीज़ डिसाइड किए। पर जब कंपनी का और जो 40% जो 40 जो शेयर्स चाहिए वो कट ऑफ हुआ है 40 रुपीज़ में। तो जो आपने जो स्टॉक के लिए जो पैसे दिए हैं जो 50 पे है, वो जो कंपनी है वो उसको नहीं लेगी। जो जैसे ही उनके जो कट ऑफ शेयर्स चले जाते हैं, वो उनका एक ऑफर प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब कैसा कि कंपनी इस अब जो बाकी के जो 40% जो उनको स्टॉक लेने हैं वो अब 40 रुपीज़ के बेसिस पे ले लेगी। और क्योंकि आपने जो कट ऑफ प्राइस था उसके ऊपर बिड किया था, तो आपके शेयर कंपनी नहीं खरीदेगी। तो ये पूरे बुक बिल्डिंग के बाद जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो मिनिमम 90% होनी चाहिए, और ये पूरे जो प्रोसेस है इसके अंदर मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेंट होना ही चाहिए। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो कट ऑफ प्राइस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर कंपनी वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है तो वो कंपनी को 3 न्यूज़पेपर में पब्लिश अनाउंसमेंट करना रहता है कि उनका बुक बिल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और कट ऑफ प्राइस क्या डिसाइड हुआ है। प्रोसेस के कंप्लीट होने के 10 दिन के बाद कंपनी को जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसे पूरे देने होते हैं। वो सारे पैसे शेयर होल्डर्स को वापस लौटा देते हैं। उसके बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से एक फाइनल एप्लीकेशन लेनी रहती है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें सारे पैसे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको दे दिए हैं। तो ये पूरे प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी 1 साल तक
जो बाकी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक लास्ट चांस होता है कि जो कट ऑफ प्राइस होता है उसमें वो अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हैं। और अगर कंपनी वो जो कट ऑफ प्राइस होती है उसको रिजेक्ट कर देती है तो जितने भी उन्होंने शेयर्स शेयर होल्डर से लिए थे उनको वापस देने होते हैं और ये पूरा डीलिस्टिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और अगर हम वेदांता के डीलिस्टिंग को देखें तो वेदांता एक मेटल एंड माइनिंग कंपनी है और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, प्रमोटर्स के पास अराउंड 50.14 स्टेक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अराउंड 33.96% है, जिसमें म्यूचुअल फंड अराउंड 10.91% का स्टेक है, एफपीआई के पास अराउंड 15.18 है, एलआईसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 6.37 है एंड अदर के पास अराउंड 0.79 है। अगर हम पब्लिक इन्वेस्टर्स का देखें तो इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। एक होता है जिन जो 2 लाख के ऊपर वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अराउंड 0.28 है, और रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख के नीचे इन्वेस्ट करते हैं वो अराउंड 7.26 है, और अदर इन्वेस्टर्स भी है इसमें जो अराउंड 4.37 है। पब्लिक शेयर होल्डर्स अगर हम देखेंगे तो 15.51%। अगर आपने वेदांता के स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रखा है तो 26 मई से 24 जून तक आप अपना स्पेशल रेजोल्यूशन में अपना वोट कास्ट कर सकते हो। और एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास भी वेदांता के कुछ शेयर्स हैं। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।